ठीक है, चलिए हम लोग नए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। 1857 का विद्रोह। यहाँ पे हम समझने की कोशिश करेंगे किस तरह से टॉपिक को हम समझेंगे। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि 1857 के विद्रोह का कारण क्या था, कि भाई ये विद्रोह क्यों हुआ। ठीक है, 1857 के विद्रोह का कारण क्या था, विद्रोह क्यों हुआ। ठीक है, फिर हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि विद्रोह में अगर कुछ घटनाएं वगैरह हो रही हैं तो विद्रोह का घटनाक्रम कैसा है, घटनाक्रम क्या है। विद्रोह हो रहा है तो विद्रोह से किस तरह से लोग असंतुष्ट हैं, या विद्रोह होने का घटनाक्रम कैसा है। ठीक है, विद्रोहों से लोग असंतुष्ट कैसे हैं। फिर यही जानने की कोशिश करेंगे कि विद्रोह का प्रसार कौन से एरिया में था, और प्रसार के साथ साथ सामाजिक आधार कैसा था, मतलब लोगों का जुड़ाव कैसा था, सामाजिक आधार कैसा था, कौन कौन से लोग इससे जुड़ेंगे। ठीक है, विद्रोह से लोगों का जुड़ाव कैसा था, या कौन कौन सा वर्ग, कौन कौन से लोग इससे जुड़ने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, आपको अभी मैंने बोला कि बच्चों से बोल दीजिए कि इम्पोर्टेंट, उनसे बोल दीजिए इम्पोर्टेंट क्लास है, और आज आपकी छूट जाती तो फिर बहुत कुछ आपका छूट जाता। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि विद्रोह अगर इतना बड़ा था, इस संदर्भ में हमारी चर्चा होती है, तो असफलता के कारण क्या थे, असफलता के कारण क्या थे, ये विद्रोह असफल क्यों हो गया। फिर हम इसकी प्रकृति पे चर्चा करेंगे कि विद्रोह की प्रकृति कैसी थी, नेचर कैसा था विद्रोह का। ठीक है, विद्रोह की प्रकृति कैसी थी, और तब जाके हमारे फिर हम यूपीएससी ने अगर कोई क्वेश्चन पूछा है प्रीवियस ईयर्स में, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, चाहे प्री के क्वेश्चन होंगे चाहे मेंस के क्वेश्चन होंगे, उनको एक एक करके सॉल्व करेंगे। क्योंकि हमने बोला अगर मॉडर्न इंडिया के 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं तो इसमें 10 में ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, 1857 का विद्रोह। पिछले अगर आप 10 साल का पेपर उठा लेना तो 4-5 क्वेश्चन आपको यहीं से मिल जाएंगे। मेंस की मैं बात कर रहा हूँ, मेंस की मैं बात करूं, मेंस में 4-5 क्वेश्चन यहीं से मिल जाएंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं मॉडर्न इंडिया का एक बड़ा चेंजेज है, ये बड़ा परिवर्तन है ये। ठीक है, मॉडर्न इंडिया का एक बड़ा परिवर्तन है 1857 का विद्रोह, जो कहीं ना कहीं हम असंतुष्ट हों तो अब विद्रोह करें, एक संगठित तरीके से विद्रोह करें, इस रास्ते पर जाने की कोशिश करें, इसलिए यह विद्रोह किया जाएगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि 1857 का विद्रोह का कारण क्या था, बेसिकली विद्रोह क्यों किया गया, विद्रोह का कारण क्या था, 1857 के विद्रोह का कारण क्या था। अब अगर कारण को हम समझते हैं तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसको थोड़ा सा बाहर कर देना बेटा। अगर हम कारण को समझते हैं तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर हम आर्थिक कारण को देखें, आर्थिक कारण को समझें, आर्थिक कारण को समझें, अगर हम आर्थिक कारण को समझें तो ये बताइए अंग्रेजों ने सबसे ज्यादा शोषण किसका किया था, किसानों का, किसानों का किया था। अंग्रेजों ने 1757 से लेकर और 1857 तक, अब जाइए पिछले 100 वर्षों में जमींदारी सिस्टम को कब लागू किया था, 1793 में, ध्यान है। और उसमें सबसे ज्यादा शोषण किसका किया गया, किसानों का, किसानों का शोषण हो रहा था। तो किसान असंतुष्ट है कि नहीं है, किसान इनके नियमों से असंतुष्ट है। जब कई कुछ जमींदार भी असंतुष्ट होंगे, सभी जमींदार नहीं, लेकिन कुछ जमींदार जिनकी जमींदारी छीनी जाएगी, जहां पे सूर्यास्त का नियम लागू होगा, और जिन जमींदारों की जमींदारी छीनी जाएगी वो भी असंतुष्ट है। इसी तरह से अगर हम बात करें कि जिन उद्योगों का ये लोग पतन करेंगे, जो उद्योगों का पतन ये करेंगे, तो जिनके उद्योगों का पतन होगा वो लोग भी असंतुष्ट हैं। तो इनकी आर्थिक नीतियों से असंतुष्ट लोग ज्यादा हैं कि नहीं है। अब जो लोग असंतुष्ट होंगे तो विद्रोह करेंगे कि नहीं करेंगे, करेंगे। तो आर्थिक कारणों को अगर देखें तो किसान असंतुष्ट था, जमींदार असंतुष्ट था। इसी तरह से उद्योगों का जो पतन किए थे तो कारीगर या मजदूर बहुत ज्यादा असंतुष्ट थे। भाई यहाँ के उद्योगों का पतन हो जाएगा तो मजदूरों को काम नहीं मिलेगा, तो भी तो वो विद्रोह के रास्ते पर जाएंगे, तो भी तो वो विद्रोह करेंगे। ठीक है, तो ये सभी वर्ग क्या है, असंतुष्ट हैं। अगर हम इसी तरह से राजनीतिक कारण को समझने की कोशिश करें कि राजनीतिक कारण क्या थे, अगर हम राजनीतिक कारण को समझने की कोशिश करें कि राजनीतिक कारण 1857 के विद्रोह के क्या थे, तो राजनीतिक कारण को अगर हम देखते हैं, राजनीतिक कारण को अगर हम देखते हैं तो इस समय का तत्कालिक राजनीतिक कारण क्या था। सबसे पहली बात कि ये क्या कर रहे थे, राजाओं में एक आक्रोश था, राजाओं का ये विलय कर रहे थे। ठीक है, तो राजाओं में आक्रोश था, रहेगा कि नहीं रहेगा भाई, जिन राज्यों का विलय करेंगे, जिनको ये जीतेंगे, वो राज्य आक्रोशित होंगे कि नहीं होंगे, होंगे। इसी समय एक गवर्नर आएगा जिसको कहा जाएगा डलहौजी, नाम क्या होगा, डलहौजी।
डलहौजी बेसिकली ज्यादा से ज्यादा साम्राज्य विस्तार पे ध्यान देगा, ये अधिकतम साम्राज्य विस्तार के ऊपर ध्यान देने जा रहा है। जैसे कल की हम लोग क्लास जो रखेंगे वो प्रमुख गवर्नर जनरलों पे क्लास रखेंगे कि वारेन हेस्टिंग पे, लॉर्ड क्लाइव के ऊपर, वेलेजली के ऊपर या डलहौजी के ऊपर। सबसे ज्यादा भारत में साम्राज्य विस्तार जिसने किया था उसका क्या नाम था? डलहौजी। डलहौजी ने भारत में सर्वाधिक साम्राज्य विस्तार किया। इसने बर्मा के साथ युद्ध किया, इसने नेपाल के साथ युद्ध किया। अभी जो खूबसूरत नक्शे को हम जानते हैं, भारत के जिस मैप को हम जानते हैं, इसको इतना एक्सटेंशन, इतना फैलाने का काम जो करेगा वो डलहौजी ही करेगा। उत्तराखंड जहां पे अभी आप ट्रेनिंग करने जाएंगे, जो वर्तमान में हमारे भारत का अभिन्न अंग है, वो उत्तराखंड नेपाल का हिस्सा हुआ करता था। डलहौजी ने ही युद्ध और संधियों के माध्यम से उसको भारत में मिलाया था, जहां आज आपका ट्रेनिंग सेंटर है। तो उस समय डलहौजी क्या करेगा? ज्यादा से ज्यादा साम्राज्य विस्तार करने की कोशिश करेगा। एक्चुअली दबाव ये होगा, वही वो दौर है, डलहौजी के समय ही रेलवे भारत में आएगा। सबको ध्यान है कि नहीं है? डलहौजी के समय ही रेलवे भारत में आएगा, डाक व्यवस्था भारत में होगी, तार व्यवस्था भारत में शुरू होगी, रोड वगैरह पे काम शुरू होगा। तो डलहौजी के ऊपर यह दबाव होगा ना, चूंकि अब क्या है ना, ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था पे मंदी है, चूंकि सामान के साथ साथ मशीनों का भी इन्होंने क्या किया था? व्यापार किया था। तो अब ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था पे मंदी है, तो भारत को ज्यादा से ज्यादा बाजार के रूप में परिवर्तित करना चाहते थे, और भारत को बाजार के रूप में परिवर्तित करने में रेलवे एक महत्वपूर्ण योगदान करता सकता था। तो इन्होंने क्या किया? डलहौजी ने ज्यादा से ज्यादा साम्राज्य विस्तार किया। अब साम्राज्य विस्तार के इसने 3 रास्ते अपनाए थे। एक तो रास्ता इसने यह अपनाया कि भाई जिनके एक इनका पॉलिसी था जिसको गोद निषेध नीति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोद निषेध नीति। इस नीति में यह था कि मानिए अगर आपका कोई पुत्र नहीं है तो आप किसी को गोद लेके उसका उत्तराधिकारी घोषित नहीं कर सकते। गोद निषेध नीति का मतलब मना कर दिया कि अगर आपका कोई उत्तराधिकारी नहीं है तो आपके राज्य का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में कर लिया जाएगा, आप किसी को गोद लेकर उत्तराधिकारी घोषित नहीं कर सकते। इसको गोद निषेध नीति कहा जाता है। तो डलहौजी ने यह नीति भी लागू की। इसने क्या किया? चूंकि उस समय ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था पे मंदी था, तो दिन राजाओं को पेंशन वगैरह दी जा रही थी, वो पेंशन वगैरह देना बंद कर दिया। जैसे कानपुर के नाना साहब को पेंशन वगैरह देना बंद कर दिया। तीसरा इसने रास्ता अपनाया भाई युद्ध का, कि अगर तुम किसी से नहीं मानोगे तो युद्ध कर लो हमसे, युद्ध की नीति पे चलेंगे। अब जब इतने बड़े बड़े, ना बंगाल बचा था, ना अवध बचा था, ना मुगल, अब तो छोटे राज्य तो युद्ध वैसे भी नहीं कर सकते थे, तो उनका विलय वैसे भी ज्यादा होना था। इसी समय राजनीतिक कारणों में अगर देखें तो राजनीतिक कारणों में क्या हुआ? अवध का विलय कर लिया। अवध का विलय डलहौजी ने कुशासन को आधार, जब कुछ कारण नहीं मिला तो कहा भाई तुम शासन नहीं संभाल पा रहे हो, तो अवध का विलय उसने कुशासन को आधार बना के कर लिया। कि अवध से कहा देखो तुमसे शासन नहीं संभाला जा रहा है, तुम अवध को जो है, अवध मतलब वर्तमान का उत्तर प्रदेश, तुम ब्रिटिश साम्राज्य में विलय करा दो। 1856 में विलय कराएगा डलहौजी। क्यों कराएगा? तो कुशासन को आधार बनाकर अवध का विलय करा देगा। ठीक है, इसी तरीके से और भी राज्यों का विलय करेगा, नागपुर, सतारा, ठीक है, झांसी, ये सभी राज्यों को गोद निषेध नीति के अंतर्गत भाई तुम्हारा कोई अपना वाजिब उत्तराधिकारी नहीं है तो तुम किसी को गोद लेकर उत्तराधिकारी जो है घोषित नहीं कर सकते। तो राजनीतिक उसी समय इसने और व्यवस्था लागू की। इसने इसी समय, यही दौर है जब यह कहा गया कि देखो भाई अब सम्राट जो है ना, मुगल बादशाह जो है वो लाल किले में नहीं रहेंगे। इसी समय यह कहा गया कि अब बादशाह जो है वो लाल किले में, मुगल बादशाह लाल किले में नहीं रहेंगे तथा उनसे सम्राट की उपाधि छीन ली जाएगी। अब देखो मुगल कुछ भी हो, लेकिन उस समय भारत का प्रतिनिधित्व करते थे, तो एक उनकी नाम मात्र की छवि तो थी ही ना, लोगों में सम्मान तो था ही कि भाई हमारे सम्राट के साथ तुम कैसे ऐसा कर सकते हो। तो उससे भी लोग असंतुष्ट होंगे, विद्रोह करेंगे। मराठों को इन्होंने पराजित किया था, और मराठों को आपको ध्यान होगा नाना साहब को उठाकर इन्होंने कहां भेजा था? कानपुर भेजा था। भाई मराठे में पूना से उठाकर पेशवा नाना साहब को इन्होंने कानपुर भेजा था। तो अब नाना साहब भी असंतुष्ट है, और मराठों के भी अपने प्रतिष्ठा थी, एक छवि थी कि नहीं थी? ठीक। तो अब इससे क्या होगा? मराठे भी विद्रोह करने पे आएंगे। तो राजनीतिक कारणों में अगर देखें तो राजाओं में आक्रोश है कि भाई तुम ज्यादा से ज्यादा विलय कर रहे हो, गोद निषेध नीति को लागू करना, डलहौजी की अन्य नीतियां, पेंशन वगैरह को बंद करना, युद्ध का रास्ता अपनाना, अवध का विलय करना, और सम्राट की उपाधि मुगल बादशाह से छीन लेना, और लाल किले में उनको रहने की अनुमति न देना। जो अंग्रेजों की ये नीतियां थी, ये नीतियों से क्या राजनीतिक जो माहौल है वो आक्रोशित होगा कि नहीं होगा? होगा। तो आपने देखा कि भाई पहली बात किसान असंतुष्ट है, कुछ जमींदार असंतुष्ट हैं, कारीगर या उद्योगपति जो है, छोटे छोटे कारीगर या उद्योगपति छोटे छोटे क्या है? असंतुष्ट हैं। इसी तरह से राजा वगैरह भी असंतुष्ट है। अगर इसी तरीके से देखें तो आप राजा वगैरह भी असंतुष्ट है। ठीक है,
अब देखिए एक चीज आप समझने की कोशिश करिएगा, जैसे अवध, उस समय इनके 3 प्रेसिडेंसी नगर मुख्यतः हुआ करते थे, बंगाल, मद्रास और बॉम्बे। ठीक है, बंगाल की सेना लगभग 1.25 लाख की सेना थी, 1,30,000 की सेना थी, और इसमें 75-78 हजार सैनिक अवध के हुआ करते थे। कहां के होते थे? अवध के हुआ। अब सेना में कौन जाता है? सेना में हमेशा जाता है किसान का बेटा, मजदूर का बेटा, गरीब का बेटा, जाता है कि नहीं जाता है? उस समय भी किसानों में यही ज्यादा होंगे, सेना में यही ज्यादा होंगे। अब जब तुम अवध का विलय करोगे और किसानों का शोषण करोगे, तो इस बात से वो युवा भी नाराज होगा कि नहीं होगा? जिसके पिता का शोषण हो रहा है और तुम्हारे लिए सेना में काम कर रहा है, वो नाराज होगा कि नहीं होगा? आक्रोश आएगा कि नहीं आएगा? और उस समय बंगाल में सर्वाधिक अवध के ही सैनिक थे। तो जब अवध का विलय कुशासन के आधार पर इन्होंने किया, तो सैनिक नाराज हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? सैनिक भी नाराज है। ठीक है, उसी तरीके से अगर देखें तो क्या था, प्रशासनिक कारणों को अगर हम समझने की कोशिश करते हैं कि प्रशासनिक कारण क्या क्या थे, प्रशासनिक कारण क्या क्या थे, तो अगर हम प्रशासनिक कारण को समझने की कोशिश करते हैं तो आपको ध्यान होगा, उच्च पदों पर ये भारतीयों को कभी नहीं बैठाते थे, हमेशा साहब यही बनेंगे, मतलब उच्च पदों पर ये भारतीयों को कभी नहीं बैठाएंगे, उच्च पदों पर भारतीयों को ये कभी नहीं बैठाएंगे, हमेशा साहब जो है यही बनने जा रहे। सेम काम के लिए जैसे भारत का व्यक्ति उस पोस्ट पे है और काम कर रहा है, तो उसको वेतन नहीं देंगे, सुविधाएं नहीं देंगे, और कोई ब्रिटिशर्स है, कोई अंग्रेज है, तो उसको वेतन और सुविधाएं ज्यादा देंगे। तो भेदभाव ज्यादा करने जा रहे हैं, भेदभाव ज्यादा करेंगे, चाहे सेना के स्तर पे बात हो, चाहे पुलिस के स्तर पे बात हो, ये भेदभाव ज्यादा करने जा रहे हैं। ठीक है, इससे भी लोग असंतुष्ट होंगे कि नहीं होंगे? भाई काम हम तुम्हारे बराबर कर रहे हैं और फिर भी सुविधा तुम हमको नहीं दे रहे हो। उस समय के भी भारत में अगर आप एक बराबर के ऑफिसर हैं, फिर भी आप एक क्लास में यात्रा नहीं कर सकते थे। बात समझ रहे हैं? आप भले उस बराबर के ऑफिसर हो, उतनी सुविधाएं आपको नहीं दी जाती थी जितना उनको दी जाती थी। तो इस बात से जो इनके लिए काम करने वाले लोग हैं वो असंतुष्ट होंगे कि नहीं होंगे? असंतुष्ट वो भी होने जा रहे। इसी तरीके से अगर हम बात करें तो ये कुछ सामाजिक कारणों को अगर हम देखें कि सामाजिक कारण क्या थे, उस सामाजिक कारणों को अगर हम देखें तो इस समय के जो रूढ़िवादी लोग हैं, रूढ़िवादी विचारधारा का मतलब जो समाज में परिवर्तन नहीं चाहते हैं, जो कहते हैं कि भाई ये हमारा समाज है और हम इसमें परिवर्तन नहीं चाहते हैं, जैसे जो सती प्रथा के समर्थक होंगे, कुछ होंगे ना समर्थक, तभी तो समाज में ऐसी घटनाएं घटित हो रही थी। कुछ बाल विवाह के समर्थक होंगे जो बाल विवाह को भी उचित मानते होंगे, तो उनको लगेगा कि भाई तुम बेवजह ही हमारे समाज में इंटरेस्ट ले रहे हो, हमारे समाज में इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहे हो, परेशान करने की कोशिश कर रहे हो, तुम हमारे समाज को खराब करना चाहते हो। तो जो कुछ रूढ़िवादी प्रवृत्ति के लोग होंगे, जब अंग्रेज समाज सुधार करेंगे, सती प्रथा के लिए कानून बनाएंगे, बाल विवाह के लिए कानून बनाएंगे, तो जब इन सब चीजों के लिए कानून बनाएंगे तो इस बात से रूढ़िवादी लोगों को समस्या होने जा रही है, नहीं जा रही? होगी कि नहीं होगी? तो सामाजिक नीतियों की वजह से वो भी असंतुष्ट थे, जो रूढ़िवादी लोग थे वो इनके सामाजिक नीतियों से वो भी असंतुष्ट थे। ठीक है, इसी तरह से अगर हम धार्मिक कारण को देखें, अगर हम धार्मिक कारण को समझे कि उस समय के विद्रोह का धार्मिक कारण क्या था, तो अगर हम धार्मिक कारण को समझते हैं तो बेसिकली धार्मिक कारण देखिए क्या था। धार्मिक कारण यह था कि उस समय ईसाई मसीहियों को अंग्रेजों ने छोड़ दिया था कि आप जाओ और ज्यादा से ज्यादा लोगों को ईसाई में परिवर्तित करो। अब देखो सब कुछ ठीक है, लेकिन आपको हमारे धर्म में नहीं कर सकते इंटरफेयर। भाई धर्म जो है, संस्कृति जो है, वो रोटी के बाद दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है। ये दिनकर साहब ने भी कहा है कि हमारी संस्कृति और हमारा धर्म दूसरी सबसे बड़ी। देखो 1857 का विद्रोह कितना भी वह संतुष्ट है, लेकिन जब हमारे धर्म पे बात आएगी तो विद्रोह की शुरुआत वही होगी। पूरा तैयार है, प्लेटफॉर्म तैयार है, लेकिन चिंगारी का काम ये हमारा धर्म ही करेगा। जब हमारे धर्म में ये इंटरफेयर करेंगे तो हम भारतीय लोग ना अपनी संस्कृति और अपने धर्म को सबसे ज्यादा तवज्जो देते हैं, सबसे ज्यादा मान्यता देते हैं। हम किसी भी मामले में धार्मिक चीजों से के साथ समझौता करने को तैयार नहीं होते हैं। भाई देखो ये भारत देश ऐसा है जहां माँ जो है, जहां बहुत सारी लेडीज, बहुत सारे जेंट्स जो हैं वो 9-9 दिन का उपवास करते हैं अपने धर्म की वजह से, भूखे रहते हैं, उपवास करते हैं। तो आस्था हमारे देश के लिए ना ऐसी भी बहुत बड़ी चीज रही है, आस्था से बड़ा कुछ नहीं है। तो जब ये धर्म में इंटरफेयर करेंगे तो जैसे ही धर्म में हस्तक्षेप करने जा रहे हैं तो लोग असंतुष्ट होंगे। उसके बाद ये कानून बना देंगे। कानून पता है क्या बनाएंगे कि अगर आप ईसाई धर्म अपनाते हैं तो आपकी पैतृक संपत्ति में भी आपका हिस्सा बना रहेगा, सिर्फ ईसाई धर्म के साथ। अगर आप ईसाई धर्म अपनाते हैं तो पैतृक संपत्ति में भी आपका अधिकार बना रहे। अब इससे भाई लोग असंतुष्ट होंगे कि नहीं कि इधर भी तुमको अधिकार है, आप चले जाओ दूसरे धर्म में तो भी इसमें अधिकार है, और सिर्फ ईसाई धर्म के अपनाने पे और कोई धर्म को अपनाने पे नहीं है। तो धार्मिक भेदभाव करेंगे,
लोगों को ईसाई में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, ईसाई मसीहियों को सपोर्ट करेंगे, तो इससे हमारे धर्म को क्षति पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी? पहुंचेगी। तो जब हमारी धार्मिक भावनाएं आहत होंगी तो हम विद्रोह के लिए तैयार है कि नहीं है? विद्रोह करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से हमने बोला सैनिकों में असंतोष, सैनिकों में असंतोष, सैनिक असंतुष्ट हैं। पहली बात कि अच्छे पदों पर सैनिकों को बैठाया नहीं जाता था, सैनिकों के साथ भेदभाव किए जाते थे। हमने बोला कि सेना में ज्यादातर किसान, मजदूर और गरीब के बेटे थे, तो जब उनका शोषण हो रहा था तो सैनिक भी असंतुष्ट थे। ठीक है, युद्ध ज्यादा से ज्यादा इनसे लड़वाया जा रहा था। भाई जहां भी युद्ध लड़नी है तो सेना भेज देते थे, जाओ युद्ध लड़के आओ। ठीक है, सुविधा के नाम पे ये कुछ नहीं देते थे, भेदभाव ज्यादा करते थे और युद्ध हमसे ही ज्यादा लड़वाते थे। ये सारे कारण तो थे ही। उसी समय क्या हुआ कि एक घटना, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। क्या हुआ था कि एक व्यक्ति था जो कुएं पे गया और कुएं पे जाके वो रोज के क्रियाक्रम करता है, रोज के कृत्य करता है, नहाता धोवाता है और लोटे में पानी भर के लेके जा रहा था। ठीक है, तब तक एक मजदूर व्यक्ति था, उसने कहा कि भाई थोड़ा सा पानी पिला दो। उसने कहा नहीं भाई, मैं तुमको पानी नहीं पिला सकता, इससे मेरा धर्म भ्रष्ट होगा, हमारा धर्म इजाजत नहीं देता इस बात की। तो फिर उसने क्या किया, उसने कहा ठीक है, इस काम से तुम्हारा धर्म तो भ्रष्ट हो रहा है, बात तो समझ में आ रही है कि तुम हमको पानी पिला रहे हो तो तुम्हारा धर्म भ्रष्ट हो रहा है, लेकिन मैं किसी मजदूर में किसी फैक्ट्री में काम करता हूं और जिस फैक्ट्री में मैं काम करता हूं उसमें बंदूकें की गोलियां बन रही हैं और उस गोलियों में चर्बी लगे कारतूस होंगे और उस चर्बी में गाय और सुअर की चर्बी लगी होगी। अगर तुम हिंदू धर्म के हो तो तुम गाय की चर्बी नहीं छू सकते और अगर तुम मुस्लिम धर्म के हो तो सुअर लगी चर्बी का प्रयोग तुम नहीं कर सकते। अब ये बात उस व्यक्ति को लगी, उसने जाके बताई और उसी समय एक अंग्रेज अधिकारी था, भारतीय सैनिक था जिसका नाम था मंगल पांडे। मंगल पांडे ने जब ये बात सुनी तो उसने इनकार कर दिया कि भाई हम दांत से इस कारतूस को नहीं खींचने जा रहे, जब दांत से हम इस कारतूस को खींचेंगे तो हमारा धर्म भ्रष्ट होगा। मंगल पांडे ने मना कर दिया। जब मना किया तो इसका विरोध किया गया, विद्रोह किया गया, तो इसने उठाई गोली मार दी एक अंग्रेज अधिकारी को। और जब एक अंग्रेज अधिकारी को गोली मार दी तो इसी वजह से मंगल पांडे को फांसी दे दी गई, मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। इसी तरीके से 80-85 सैनिकों ने भी एक चर्बी लगे कारतूस को यूज करने से मना कर दिया कि भाई हम इस कारतूस को यूज नहीं करने जा रहे। उसके बाद उनको क्या किया जा रहा, सजा वगैरह दी गई, विद्रोह किया सैनिकों ने, सजा दी गई, उनको जेल में बंद कर दिया गया। जब उनको जेल में बंद कर दिया गया तो इस घटना के बाद क्या हुआ, जब उन सैनिकों को जेल में बंद कर दिया गया तो उसके बाद ये घटना घटित हुई कि कुछ उनके साथी सैनिक, मेला वगैरह लगा हुआ था, वहां पे गए हुए थे घूमने। ठीक है, तो महिलाओं ने उनको चूड़ियां या बहुत सारे गिफ्ट दिए, चूड़ियां खरीद के, बिंदी खरीद के दिया कि भाई तुम किस बात के सैनिक हो, देखो तुम्हारे सैनिक साथी जो है वो जेल में बंद है और तुम ऐसा कृत्य कर रहे हो, तुम ऐसा काम कर रहे हो। तो अब सैनिकों को गुस्सा आया। सैनिक क्या किए, इकट्ठा हुए, एक साथ गए, जहां उनके साथी सैनिक बंद थे उनको क्या किया, छुड़ाया और उनको छुड़ाकर दिल्ली की तरफ निकल पड़े। दिल्ली पहुंचे, दिल्ली पहुंच के बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित किया और 1857 के विद्रोह की शुरुआत हो गई। बात समझ में आई है? इस तरह से 1857 के विद्रोह की शुरुआत हो गई। जो उस समय बंदूक आती थी उसको कहते थे इनफील्ड राइफल। ठीक है, उसी इनफील्ड राइफल से खींच के बंदूक जो है लगानी पड़ती। देखो कोई भी काम अपने जीवन में ना अगर आप पूरी दृढ़ता से करेंगे, पूरे अंतर्मन से करेंगे, तो फिर आपको वो चीज मिलेगी ही मिलेगी। आपको महाभारत का एक प्रसंग बताते हैं, महाभारत की एक कहानी बताते हैं। आपको याद है कि कृष्ण ने ये निर्णय लिया था कि वो ना कौरवों की ओर से लड़ेंगे और ना पांडवों की ओर से लड़ेंगे, मतलब वो हथियार नहीं उठाएंगे। आपको ये बात ध्यान है कि नहीं ध्यान है? ठीक है, कि वो हथियार नहीं उठाएंगे, उन्होंने ये प्रतिज्ञा लिया था। तो कृष्ण ने यह प्रतिज्ञा लिया था कि वो हथियार नहीं उठाएंगे, इसके बावजूद भी आपको ध्यान है कि उन्होंने सुदर्शन चक्र उठा लिया था युद्ध के मैदान में। अपनी प्रतिज्ञा भगवान को तोड़नी पड़ी, मतलब जिनके आंख की बंद कर लेने से प्रलय आ जाए उनको अपनी प्रतिज्ञा तोड़नी पड़ी। तो इसका कारण यह था कि भीष्म पिता ने भी प्रतिज्ञा ली थी कि वो हथियार उठाकर छोड़ेंगे, वो हथियार भगवान से उठवाएंगे। और इसके लिए उन्होंने जो युद्ध किया उस युद्ध में अपने पूरे कौशल का, पूरी ज्ञान का, पूरी शक्ति का और पूरी दृढ़ता का परिचय दिया। और भगवान को भी हारना पड़ा, भगवान को भी झुकना पड़ा कि तुम्हारी भक्ति के आगे हम झुक गए, तुम इतने मन से, इतने दृढ़ता से अपने कार्य को कर रहे थे। तो ऐसा नहीं है, भगवान भी झुक जाते हैं, बस आप अपने अंतर मन से अपनी पूरी ताकत लगा के जो है तैयारी करिए, बिल्कुल सफल होगे ही होगे। समझ रहे हो? ये एक एग्जाम्पल है कि आपको कितने मन से तैयारी करनी है। देखिए इसी तरह से हम आगे चलते हैं और 1857 के विद्रोह के कारणों को हमने देखा कि 1857 के विद्रोह का राजनीतिक कारण क्या था।
तो राजनीतिक कारण आपको समझ में आया कि 1857 के विद्रोह का राजनीतिक कारण क्या है, ठीक है। 1857 के विद्रोह का राजनीतिक कारण क्या है कि राजा वगैरह असंतुष्ट है, ठीक है, जो लाल किले में रहने की अनुमति नहीं दे रहे हैं, राज्यों का विलय कर रहे हैं, अधिकतम राज्यों का विलय जो है वो कुशासन के आधार पर किसी का कर रहे हैं, किसी का गोद निषेध नीति को लागू करके कर रहे हैं, किसी को पेंशन देने से मना कर दे रहे हैं। तो ये सब क्या कारण थे, राजनीतिक कारण थे। इसी तरीके से अगर धार्मिक कारण को देखें तो हमारे धार्मिक धर्म में हस्तक्षेप करना, ईसाई मसीहियों को छोड़ देना ताकि, और भारत के लोगों का ज्यादा से ज्यादा धर्मांतरण कराना, धर्म परिवर्तन करने की कोशिश कराना। इसी तरीके से अगर हम सामाजिक कारण को देखें तो हमारे समाज में हस्तक्षेप कर रहे थे वो, और रूढ़िवादी लोगों का मानना था कि भारतीय समाज में आप क्यों हस्तक्षेप कर रहे हो। जैसे पहले अगर आप 7 समुद्र पार चले जाते थे या समुद्र पार की यात्रा कर लेते थे तो ऐसा माना जाता था कि आप उस गांव में और उस धर्म में रहने योग्य नहीं है, तो आप ऐसा कर रहे थे, फिर भी समस्या थी, ठीक है। इसी तरीके से सैनिक कारण जो था वो तत्कालिक कारण था, जिसपे अभी हमने चर्चा की कि इनफील्ड राइफल को लेकर जो है उसमें जो कारतूस लगे होते थे उसको लेकर विवाद शुरू हुआ था, और मंगल पांडे ने सबसे पहले मना किया, विद्रोह की शुरुआत की, भाई हम ये यूज नहीं करेंगे। विद्रोह किया तो उनको फांसी दी गई, फिर कुछ सैनिकों ने मेरठ में विद्रोह किया तो उनको भी जेल में बंद कर दिया गया, फिर उनके साथी सहयोगियों ने विद्रोह किया, उनको छुड़ाया, और 18 मई को औपचारिक तौर पर 1857 के विद्रोह की शुरुआत हुई। क्लियर है, ठीक है। तो 1857 के विद्रोह का सैनिक कारण भी हमने देख लिया कि 1857 के विद्रोह का सैनिक कारण क्या था, ठीक है। अब हमको अगला टॉपिक देखना है कि 1857 के विद्रोह का क्षेत्रीय प्रसार कहां था, कौन कौन से एरिया में इसका प्रसार बेसिकली हुआ था। 1857 के विद्रोह का क्षेत्रीय प्रसार कहां कहां था। तो अगर हम क्षेत्रीय प्रसार इसको देखने की कोशिश करें तो देखिए उत्तर भारत इसके मुख्य केंद्र में होगा। क्या होगा, उत्तर भारत इसके मुख्य केंद्र में होगा। लखनऊ, आरा, कानपुर, झांसी, ग्वालियर, आगरा, बरेली, मेरठ, इसी तरीके से आप चले आइए तो इधर आप थोड़ा सा बंगाल वाले एरिया में भी चले जाइए, थोड़े से कुछ एरिया में चले जाइए, बिहार वाले एरिया में आप जा सकते हैं, बिहार के आरा जिले में आप जा सकते हैं, यहीं से नेतृत्व करेंगे कुंवर सिंह, ठीक है, यहीं से नेतृत्व कौन करेगा, कुंवर सिंह। तो उत्तर भारत में इसकी तीव्रता बहुत ज्यादा थी। ये जो बेल्ट है ना, उत्तर प्रदेश और बिहार का बेल्ट, यहीं पे तीव्रता क्या थी, बहुत ज्यादा थी। इस विद्रोह की तीव्रता उत्तर भारत में बहुत ज्यादा थी। लेकिन ऐसा नहीं है, बाद में साक्ष्यों से पता चला है कि भारत के अन्य भागों में भी इसकी तीव्रता थी, लेकिन इतनी नहीं थी जितनी उत्तर भारत में थी। मतलब और भी छोटे छोटे जगहों पे विद्रोह हुए, जैसे औरंगाबाद में, जबलपुर में, ठीक है, माहो में, अहमदाबाद में, अजमेर में, जालंधर में, पेशावर में, लाहौर में, ठीक है। तो इन जगहों पे भी विद्रोह हुए हैं, लेकिन विद्रोहों की तीव्रता इतनी नहीं थी और विद्रोह इतने व्यापक नहीं थे, वो छोटे छोटे विद्रोह थे। तो आप जब भी लिखेंगे कि क्षेत्रीय प्रसार क्या था तो आप बताएंगे उत्तर भारत में इसकी तीव्रता सर्वाधिक थी, झांसी में, ग्वालियर में, मेरठ में, ठीक है, दिल्ली में, लखनऊ में, कानपुर में, इन जगहों पे इसकी तीव्रता सर्वाधिक मापी गई है, आरा में, इलाहाबाद में। लेकिन भारत के कुछ हिस्सों में और भी विद्रोह हुए थे, लेकिन वहां पे तीव्रता इतनी ज्यादा नहीं थी। आप उन जगहों का नाम लिख लीजिए कि किन जगहों पे इसका क्षेत्रीय प्रसार था, ठीक है। क्षेत्रीय प्रसार अलग से पूछने की संभावनाएं कम है, लेकिन अगर मैप बना के भी आप लोकेट कर पा रहे हैं तो वो भी ज्यादा अच्छा है कि भाई अब मेन देखिए क्वेश्चन संतुष्ट होना चाहिए, प्रश्न सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आपसे पूछा गया कि क्षेत्रीय प्रसार बताइए, आपने मैप बनाया, मैप में बना दिया यहां था, यहां था, यहां था, ये भी आंसर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपने बताया ना, अपने प्रश्न के अकॉर्डिंग आंसर दे दिया, दैट्स इट, बात कंप्लीट हो गई। क्लियर है, ठीक है। अब हेडिंग डाल के लिख लीजिए क्षेत्रीय प्रसार, क्षेत्रीय प्रसार कहां कहां था, कौन कौन से एरिया में था। और देखिए एक चीज आपको और नोट डाउन करना है कि कौन कौन से एरिया में कौन कौन लोग नेतृत्व करने जा रहे हैं, ठीक है। जैसे विद्रोह स्थल दिल्ली में किसने नेतृत्व किया, बहादुर शाह द्वितीय ने। इनका दमन कौन करेगा, निकोलस और हडसन। ये अधिकारियों का नाम आपको याद रखना है, खासकर अगर आप पीसीएस वगैरह भी ओरिएंटेड हो रहे हैं तो ये नाम आपको याद रखना है कि दिल्ली का नेतृत्व कौन कर रहा था, दिल्ली में बहादुर शाह द्वितीय, ठीक है। और उनके विरोध में अंग्रेजों में कौन लड़ रहा था, निकोलस तथा हडसन। इसी तरह से लखनऊ में नेतृत्व कर रही थी बेगम हजरत महल। कौन, बेगम हजरत महल। और इनको जो अंग्रेज जो इनके खिलाफ जो अंग्रेज लड़ा था उनका क्या नाम था, कालीन कैंपबेल, ठीक है। इसी तरह कानपुर की अगर हम बात करें तो कानपुर में लड़ रहे थे नाना साहब के खिलाफ यही कैंपबेल और हेवलॉक थे, ठीक है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। झांसी में लड़ रही थी रानी लक्ष्मीबाई, अपोज में कौन था, यूरोज, कौन था, यूरोज, ठीक है। इसी तरह से इलाहाबाद में लियाकत अली नेतृत्व कर रहे थे और कर्नल नील अपोजिशन में थे।
इसी तरह बनारस में जनसाधारण था, ठीक है, और कर्नल नील जो थे, मतलब बनारस में सब लोगों ने विद्रोह किया था, इंडिविजुअल कहीं से नहीं हुआ था, और कर्नल नील जो थे वो क्या थे, अपोजिशन में थे, दबाने की कोशिश कर रहे थे। बिहार में कुंवर सिंह, ये बिहार पीसीएस वालों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यूपी पीसीएस में कम पूछता है, बिहार पीसीएस देना तो बिहार में कुंवर सिंह, मतलब आप बिहार पीसीएस का पेपर उठा लोगे ना, 20 साल में 16 साल पूछा है बिहार में नेतृत्व किसने किया था 1857 के विद्रोह का, किसने किया था, कुंवर सिंह ने, ठीक है। इनके अपोजिशन में कौन था, विलियम टेलर। पंजाब में कौन कर रहा था, ये भी जनसाधारण विद्रोह था, जॉन लॉरेंस इसके विरोध में थे, ठीक है। फतेहपुर में अजीमुल्ला, जनरल रेनार्ड। इसी तरह फैजाबाद, वर्तमान का जो फैजाबाद वाला एरिया है, यहाँ मौलवी अहमदुल्ला, यहाँ पे जनरल रेनार्ड, यहाँ पे भी जनरल रेनार्ड आके इसका, इसी तरह बरेली खान बहादुर खान, विसेंट आयर। तो ये बात आपको हमेशा जो है ये ध्यान रखनी है। अभी जब मैं क्लास छोड़ूंगा तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है, अभी मैं छोड़ दूंगा तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा कि जगह, एरिया और कौन कौन सा नेतृत्व कर रहे हैं, क्लियर है, ठीक है। नहीं, नोट्स में आपके रहेगा तो रिवीजन के आपके काम आएगा, जब आपके नोट्स में रहेगा ना तो ये रिवीजन में काम आएगा, नोट्स में रहेगा तो रिवीजन में काम आएगा। हाँ, मतलब इतना भी बहुत इंफॉर्मेशन है, 2-3 बार 4 बार देख लेंगे याद हो जाएगा, ठीक है, 2-4 बार देख लेंगे। जैसे हम ही क्लास में आधे तो ना, जैसे आधे नाम, रानी लक्ष्मीबाई अपोजिशन में ह्यूज, कौन था, ह्यूज, तो 2-4 नाम हम ऐसे ही बहुत आपको, दिल्ली में बहादुर शाह द्वितीय, कौन था, निकोलस और हडसन, ठीक है, 2-4 नाम हम ऐसे ही आपको याद करा देंगे, ठीक है। संदर्भों में अभी 1-2 दिन तक क्लासेस होनी है और अधिकतर नाम हम आपको याद करा देंगे। जैसे बिहार में कौन था, बिहार ने नेतृत्व किया था कुंवर सिंह ने, किसने किया था, कुंवर सिंह ने। अपोजिशन में कौन है, विलियम टेलर, ठीक है, तो इस तरह से आपको याद करना है। कानपुर में नाना साहब, अपोजिशन में कैंपबेल, कौन, कैंपबेल। तो कुछ नाम ऐसे ही हम आपको याद करा देंगे, बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव होने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है, कुछ नाम हम आपको याद करा देंगे आगे।